नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में, क्योंकि तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि बिहार लौटने के बाद वो कई जो आरजेडी में भीतरघाती थे विधानसभा चुनाव के दौरान, करीब 300 से 400 ऐसे छोटे बड़े नेता मिलाकर हैं जिन पर विश्वासघात का आरोप है। और कहा जा रहा है कि जो जितनी भी मीटिंग्स हुई थी उसमें उनका नाम सामने आया था, तो तेजस्वी यादव उन पर एक्शन लेने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे क्योंकि एलजेपीआर के एक मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि खरमास के बाद जो है वो बीजेपी में या एनडीए में कांग्रेस के कुछ विधायक शामिल होने वाले हैं। उनका कहना है कि 6 विधायक खैर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। और इसी तरह से हमने पहले भी देखा था कि जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी पहले बोला था कि 17 से 18 विधायक जो आरजेडी के हैं वो जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। तो जेडीयू और बीजेपी में आखिर क्या चल रहा है? नंबर 1 की लड़ाई चल रही है। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे तेज प्रताप के बारे में, क्योंकि तेज प्रताप जिस तरह से नेताओं से मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उन्होंने न्योता दिया दही चूड़ा का, उसके बाद वो विजय कुमार सिन्हा से मिलने जाते हैं। उसके बाद कल देर रात खबर आती है कि मांझी को भी उन्होंने न्योता दिया है। तो क्या तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होने वाले हैं? इतना मेलजोल एनडीए के नेताओं से क्यों बढ़ा रहे हैं? इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, सबसे पहले हम लोग तेजस्वी यादव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार लौटने के बाद कहा जा रहा है कि वो आरजेडी में भीतरघातियों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल समेत जो बड़े नेता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, भोला यादव हो गए, उन लोग विधानसभा वाइज वो समीक्षा किए थे और कुछ ऐसे स्थानीय नेताओं का नाम उन्होंने सौंपा था जिन्होंने आरजेडी या महागठबंधन के खिलाफ काम किया है। और बताया जा रहा है कि कुल 300 से 400 ऐसे भीतरघाती नेताओं की सूची तैयार की गई है और वो सौंपी गई है शीर्ष नेतृत्व को। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इन नामों पर कोई सख्त कदम उठाने वाले हैं, कोई नया चेहरा लाने वाले हैं फिर से आरजेडी में? और साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव क्या उतने एक्टिव नजर आएंगे? देखिए, एक सूची तो बनाई गई है और सूची जब बनाई गई होगी तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू प्रसाद यादव जी का इंस्ट्रक्शन होगा, या लालू प्रसाद जी ने अधिकृत कर दिया है तेजस्वी जी को कि पार्टी के सर्वे सर्वा वही हैं, तो तेजस्वी जी के निर्देश पर सूची बनाई गई होगी कि चुनाव के दौरान किन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया। अब मगनी लाल मंडल जी ने तो सूची बना ली है, हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव एक्शन लेंगे नहीं लेंगे ये तो अभी पता चलेगा तब ना, जब एक्शन लिया जाएगा, उनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और एक साथ 400 लोगों की अगर सूची बनी है तो 400 लोगों को पार्टी से बाहर निकालना व्यवहारिक मुझे नहीं लगता है कि एक साथ निकाला जाएगा, बारी बारी से हो सकता है। पहले तो तरीका तो लोकतांत्रिक तरीका तो यही होता है कि अगर उनको चिन्हित किया गया है कि उन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किया है तो शोकॉज पूछा जाएगा कि क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई करे पार्टी। फिर वो शोकॉज नोटिस का जो जवाब देंगे वो संतोषजनक जवाब होगा, संतोषजनक जवाब नहीं होगा, इसके बाद फिर पार्टी फैसला लेती है कि भाई इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लोकतांत्रिक पार्टियों में तो ऐसा ही होता है कि जिन भी आपको लगा कि उन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किया, जिसके आपके पास प्रमाण हैं, एविडेंस हैं, उसको लेकर के पहले शोकॉज नोटिस तो जारी की जाएगी, पहले पार्टी शोकॉज नोटिस तो जारी करेगी। और अगर शोकॉज नोटिस का अगर वो संतोषजनक जवाब न दे के कुछ उल्टा पलटा जवाब देते हैं, कुछ वैसी बातें करते हैं जिसमें पार्टी को लगेगा कि ये पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, या उन परिस्थितियों का हवाला दे देते हैं जिसमें पार्टी को लगता है कि नहीं इन्होंने कोई ऐसा पार्टी विरोधी काम नहीं किया, तो देखते हैं कि क्या तेजस्वी यादव सीधे कार्रवाई कर देते हैं कि भाई अब हमको सूचना मिली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपके विरुद्ध में साक्ष्य इकट्ठा किए और हम आए और आपको पार्टी से निष्कासित कर दिए, या उनको शोकॉज नोटिस दिया जाएगा।
कि आप अपने पक्ष को स्पष्टता से पार्टी के सामने रखिए कि क्यों ना आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। देखते हैं, तेजस्वी यादव के एक्शन का इंतजार हम लोग करते हैं कि तेजस्वी यादव इस तरह के लोगों पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं, शोकॉज नोटिस पूछ करके या सीधे सीधे कार्रवाई करते हैं। और तो हम पंचायत लोग, चुनाव के मद्देनजर ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? अरे भाई, जमीन तो पंचायत ही है ना। जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 73वें संशोधन के बाद, तो कहा जाता है कि गांव की सरकार, और बिहार में करीब 8,000 कुछ पंचायत हैं। तो अगर 8,300 कुछ पंचायत हैं, तो ताकत तो उनसे से मिलती है। अगर 30 पंचायत को क्लब कर दीजिए, 35 पंचायत को क्लब कर दीजिए, तो एक विधानसभा बन जाता है। तो पंचायत में ही अगर आपकी ताकत नहीं रहेगी, हाँ ठीक है, दलीय आधार पर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा जाता है, कि जो त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था जो है, जिसमें ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, पंचायत लेवल पर मुखिया और सरपंच, और जो जिला लेवल पर जिला परिषद के सदस्य, त्रिस्तरीय पंचायत, तो उसमें तो ब्लॉक, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट तीनों कवर कर जाता है ना। तो दलीय आधार पर तो पार्टियां उम्मीदवार नहीं उतारती हैं, लेकिन इतनी बात तो है कि कहीं ना कहीं से उनके कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं ये पार्टी को तो पता होता है, बिल्कुल। और अप्रत्यक्ष समर्थन तो मिलता ही है। तो जब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम अब फिर अपनी ताकत पंचायत चुनाव से शुरू करेंगे, दिखाएंगे और परफॉर्म करके दिखाएंगे कि जहां से हम चले थे फिर हम वहीं से शुरुआत करेंगे, तो तेजस्वी यादव भी इतनी बड़ी हार मिलने के बाद फिर से अपनी ताकत पंचायत में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर जब हम मजबूत होंगे तो हमारा संगठन भी मजबूत होगा। और फिर जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो उसमें चूंकि लोकतंत्र में तो 5 साल का ही ना टाइम फ्रेम है, 5 साल में कोई पार्टियां हार जाती है, कोई जीत जाती है। ठीक है, तेजस्वी जी अभी विपक्ष में है, हो सकता है कि 5 साल के बाद तेजस्वी जी सत्ता में भी आ जाए। तो राजनीतिक लोग जो होते हैं हमेशा वो जिसको कहते हैं ना कि एक्शन मोड में रहते हैं, हमेशा वो रहते हैं। तो पंचायत में निश्चित रूप से पंचायत के लोगों के साथ बैठ के करेंगे, अपने जो इनके कार्यकर्ता हैं, संगठन में जो इनके लोग हैं, और चाहेंगे कि पंचायत लेवल पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन हमारे उम्मीदवार जीते ताकि हमारी ताकत बढ़े। अब आपने आरजेडी पे एक्शन की बात की, तो लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनका भी जिक्र करना लाजिम है। तो अचानक एक बार फिर से वो राजनीतिक सुर्खियों में है, परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप अब एनडीए में अपने लिए नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि दही चूड़ा के लिए न्योता दिया उन्होंने, लेकिन उससे तुरंत ही दीपक प्रकाश के घर गए, उसके बाद विजय सिन्हा से मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद कल देर रात मांझी से उन्होंने मुलाकात की। उसके पहले भी हमने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयानों का समर्थन किया, नीतीश कुमार को कहा कि सुशासन लाने की का काम कर रहे हैं। तो क्या उनकी राजनीति अब 360 डिग्री का बड़ा मोड़ लेने जा रही है? देखिए, राजनीति मोड़ लेगी नहीं लेगी, लेकिन हाँ, तेज प्रताप धार्मिक स्वभाव के तो हैं, और जो चूड़ा दही का भोज होता है इसमें सामाजिक समीकरण भी साधे जाते हैं, राजनीतिक समीकरण भी साधे जाते हैं। इस बहाने दोनों मेल मिलाप की कोशिश होती है। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से एनडीए के नेताओं के पास जा रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, ये तेज प्रताप कहीं ना कहीं अपनी ताकत बताना चाहते हैं कि हमारी स्वीकारिता हर जगह है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने हमें पार्टी से निकाल दिया तो बाकी जगह हमारी स्वीकारिता नहीं है। हम राजनीति में कभी कोई कदम ले, अपनी पार्टी तो बनाए ही हुए हैं, और हम जब किन्हीं को आमंत्रित करते हैं तो देखिए, ये काम लालू प्रसाद जी करते थे, चूड़ा दही का भोज इनके पिताजी करते थे, और इसी के बहाने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधे जाते थे। तेज प्रताप जी ने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने तो कहा कि हम विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी जी को भी आमंत्रित करेंगे कि वो चूड़ा दही भोज में आए। तो संभावनाएं तो राजनीति में बची और बनी रहती है ना, इससे कौन इनकार कर सकता है। कभी लगता था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। 2014 का
परिस्थितियां ऐसी बनी कि 15 का चुनाव दोनों साथ में लड़े। वही लालू प्रसाद के खिलाफ लगातार नीतीश कुमार जीत रहे थे 2005 में, 2010 में, लेकिन 15 में चुनाव साथ लड़े। फिर वो दूरी बना लिए, तो राजनीति में संभावनाएं बनी और बची रहती है। इसी वजह से एनडीए और एनडीए के गठबंधन के साथियों को आमंत्रित कर रहे हैं तेज प्रताप, चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे वो आरएलएसपी के दीपक प्रकाश का जो आप नाम ले रही हैं, विजय सिन्हा के घर पर गए थे, विजय सिन्हा को वो तस्वीरें आई थी बाहर के, जिस सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि धीरे तेज प्रताप अपनी स्वीकारिता के बारे में बताना चाहते हैं कि देखिए, हमारी स्वीकारिता हर पार्टी में है, विचारधारा के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर हमारी दूरी हो सकती है, लेकिन जो सामाजिक सद्भाव और मेल जोल की बात है, उसमें हमें किन्हीं से कोई परहेज नहीं। ऐसा नहीं है कि एनडीए के लोगों से परहेज है और इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ बहुत हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हमारा सबके साथ रिश्ता है, मैं सबको आमंत्रित करूंगा। ठीक है, जो लोग आते हैं अच्छी बात है। तो तेज प्रताप एक बड़ी सधी हुई, सोची समझी रणनीति के तहत कभी कभी मैसेज देना होता है ना, तो मैसेज में होता क्या है कि अपने विरोधियों को भी कभी कभी आमंत्रित किया जाता है, ताकि बताया जा सके अपने लोगों को कि हमें कम करके मत आकिए, हमारी ताकत है और हमारी ताकत को समझिए, हम सर्व सुलभ हैं और सब हमारे हैं। लेकिन तो क्या ये स्वीकार्यता एनडीए के नेता भी तेज प्रताप के लिए उतने ही आतुर हैं क्या उनके साथ आने के लिए, उनको साथ लेने के लिए? नहीं नहीं, लें या ना लें, क्यों नहीं लेंगे? राजनीति में तो इस तरह के चालें खूब चली जाती है। हाँ। राजनीति में आप देखी होंगी, शरद पवार और अजीत पवार, अजीत पवार गए थे ना बीजेपी के साथ, शरद पवार ने दूरी बनाए रखी। तो कब कौन सा कदम कौन से लोग उठा लेंगे, और अगर लगेगा एनडीए के की तेज प्रताप जी को अपने साथ लाने का हमें फायदा मिलेगा, तो राजनीति में संवेदना जैसी कोई चीज नहीं होती है, भावना जैसी कोई चीज नहीं होती है, वहां फायदे और नुकसान केवल चलता है। लगेगा कि तेज प्रताप जी हमारे साथ रहेंगे तो हमें फायदा होगा, तो एनडीए क्या 1 मिनट भी विलंब करेगी क्या? और तेज प्रताप जी को लगेगा कि हम एनडीए के साथ अच्छे रिश्ते रखें, क्योंकि सरकार तो एनडीए की ही है, काम तो हमें एनडीए से ही करवाना होगा, तो हम अपने लोगों को ओबलाइज तभी कर पाएंगे जब हम एनडीए के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे। हम कोई जीते हुए विधायक तो हैं नहीं, पार्टी में हमारी कोई अब हैसियत नहीं है, पार्टी और परिवार दोनों से हमें किनारे कर दिया गया है। वैसी स्थिति में तेज प्रताप जी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश दोनों तरफ से। जब और चीजें आगे बढ़ेगी तो हम लोग इसके फायदे नुकसान की बात करेंगे। बिल्कुल सर, अगला विषय है हमारा, क्योंकि एलजेपीआर कोटे से जो मंत्री है संजय सिंह, उन्होंने ये दावा किया है कि 6 जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एनडीए के संपर्क में हैं और खरमास के बाद कांग्रेस के सभी जो 6 विधायक हैं वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में दूसरी ओर हमने देखा कुछ दिन पहले ही दिसंबर के महीने में बिहार सरकार के जो पूर्व मंत्री और जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने बयान दिया कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक जो हैं वो जेडीयू के संपर्क में हैं। तो कहा जा रहा है कि आरजेडी के भीतर भी असंतोष है, कांग्रेस के भीतर भी जिस तरह से लगातार असंतोष देखने को मिल रहा है, वो तो खैर मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखे हैं कि कितने वीडियोस सामने आ रहे हैं। तो क्या ये नाराजगी जो है वो बीजेपी और जेडीयू के लिए फायदे का सौदा रहेगी? और उसी क्रम में ये भी सवाल उठ रहा है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों अपने अपने ताकत को मजबूत करने में लगी हुई है, तो नंबर 1 की जो लड़ाई है वो क्या सामने आएगा खरमास के बाद? देखिए, कांग्रेस तो कमजोर पड़ी है। इतने दिन परिणाम हुआ गए, एक सत्र विधानसभा का भी हो गया, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया है। तो हो सकता है कि 6 विधायक संपर्क में हों इन लोगों के, जिसकी बात संजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग हम लोगों के संपर्क में हैं और हमारे हिस्से में आ सकते हैं। विधायकों के बारे में तो कहा जाता है कि भाजपा की मदद से ही उनकी जीत हुई है। तो अगर इस तरह का प्रभाव एनडीए का है इन विधायकों पर, और कांग्रेस टूटते रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं टूटते रही है,
कांग्रेस तो कई बार टूटी है और टूट करके उनके विधायक दूसरे गठबंधन में गए। तो मंत्री भी है, राजनीति बिहार सरकार में मंत्री भी हैं कितने कांग्रेस के ही जो पूर्व में नेता रहे हैं। जी जी, अशोक चौधरी ने तो पार्टी ही तोड़ करके ले आई थी, बिल्कुल। एमएलसी तोड़ करके सारे ले आए थे, कई बार ऐसा हुआ। हम्म। तो कांग्रेस टूटते रही है, इसलिए संजय सिंह अगर कह रहे हैं तो संभावनाओं से कहाँ इनकार किया जा सकता है कि कांग्रेस के लोग संपर्क में। हम्म। जहां तक नीरज कुमार की बात आप कर रही हैं, तो नीरज कुमार तो कह ही रहे हैं कि हाँ वो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। हम्म। अभी हमने कहा है कि जरा सोच समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, तब आपको अपनी पार्टी में शामिल कराएं। तो वो तो 17-18 एमएलए की बात कर रहे हैं कि आरजेडी के लोग हमारे संपर्क में हैं, लगातार वो हम पर एक दबाव बनाए हुए हैं। अब कितनी सच्चाई है वो तो नीरज कुमार बताएंगे और वो विधायक बताएंगे जो उनके संपर्क में है। लेकिन राजनीति में जब पार्टियां कमजोर होती है, उनके विधायकों की संख्या घटती है, तो तोड़ फोड़ होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस पार्टी की सरकार होती है, उनको प्रलोभन देने के लिए, पद देने के लिए उनके पास बहुत स्कोप होते हैं। वो तो उसी दिन लग गई थी बात जिस दिन नीतीश कुमार ने मात्र 7 या 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। तो लगा था कि कहीं कुछ और पार्टी के लोग अगर इनके साथ आएंगे तो मंत्री पद उनको दिया जाएगा। पिछली सरकार में भी जमा खां बसपा में थे और उनको जेडीयू ने अपने साथ लाया और उनको फिर मंत्रिमंडल में जगह दी जमा खान को। जमा खान आज भी हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग इनके संपर्क में होंगे जिनको प्रलोभन दिया गया होगा, मंत्रिमंडल में जगह देंगे, कोई और बड़ा पद देंगे, कोई और तरीके से आपको उपकृत करेंगे। संभावनाएं बनी रहती हैं। जो पार्टी के नेता होते हैं वो दावा करते हैं कि नहीं हमारा पार्टी इंटैक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायकों को देखी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा झल्ला जाते थे कि भाई ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और तीनों विधायक अब दिल्ली में अपनी अपनी मीटिंग रोज कर रहे हैं। एक खबर मैंने देखी कि वो कह रहे हैं कि अब हम उसी पार्टी में कि असली आरएलएसपी हम ही हैं, इसका दावा करेंगे। तो राजनीति में कब कौन सी संभावना बन जाए और कौन से लोग कब कौन निर्णय ले लें, और कोई अब विचारधारा की राजनीति थोड़े बच गई है। इसमें कहीं ना कहीं सत्ता और सत्ता का लाभ। अब 5 साल विधायक इंतजार करेंगे इसलिए कि वो पार्टी के विचारधारा से जुड़ करके और वो काम करेंगे, इस वजह से इंतजार थोड़े करेंगे। ठीक है, पार्टी ने टिकट दिया, किन परिस्थितियों में टिकट दिया, उनको टिकट मिलने का आधार क्या था, उसका मूल्यांकन भी तो वो करते होंगे। तो जो कांग्रेस के बारे में संजय सिंह बोल रहे हैं और आरजेडी के बारे में नीरज कुमार बोल रहे हैं, संभावनाएं हैं, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपस में क्या चल रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच? अच्छा ये बताइए कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में बड़ा भाई बनने की तो होड़ चल ही रही है ना। नीतीश कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को 100 तक पहुंचा देंगे। बीजेपी तो कह ही रही है कि हम अभी तो सबसे बड़ी पार्टी हम ही हैं। तो बीजेपी इस बात को लेकर के तो जरूर कोशिश करेगी ना कि कभी हमारी बारी भी आए। और नीतीश कुमार ओवर एक्टिव हो गए हैं, अब तो पदयात्रा पर वो निकल रहे हैं कि पूरा बिहार घूमेंगे और हम अपनी जमीन, अपनी ताकत जो हमने 20 वर्षों में परफॉर्म करके दिखाया है, हम अपनी जमीन को क्यों छोड़ेंगे। तो जेडीयू अपनी ताकत बढ़ाएगी, बीजेपी उसमें स्पेस ढूंढेगी। तो उसमें बीजेपी और जेडीयू ठीक है गठबंधन में हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, दोनों की विचारधारा अलग है। तो दोनों अपनी अपनी ताकत के माध्यम से बिहार में प्रभाव डालने की कोशिश तो करेंगे ही। नीतीश कुमार अपने तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं कि ठीक है गठबंधन में आप सरकार चलाइए, शर्तें हमारी होगी, निर्णय हमारे होंगे। अभी तो आया था होम मिनिस्ट्री का आईपीएस का ट्रांसफर का जो मामला था, होम मिनिस्टर के तौर पर थे सम्राट चौधरी जी, लेकिन शायद सहमति नहीं मिल पाई। तो मतलब कि मुख्यमंत्री ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, चीजें वहीं ठहर गई। तो बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं, लेकिन बीजेपी एक स्पेस तो चाहेगी अपने लिए कि हमें भी मौका मिले बिहार का दायित्व संभालने का और बिहार में परफॉर्म करके दिखाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और
इन विषयों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।